गुड इवनिंग, नमस्ते। कैसे हो आप सब लोग? क्लासेस कैसे चल रही है? वीडियोस कैसे लग रहे हैं? और अभी तक तो स्कूल में भी आई गेस मैंने अगर जो फर्स्ट पार्ट है फिजिक्स का कंप्लीट कर लिया, तो आई होप स्कूल में भी कंप्लीट हो चुका होगा, बिकॉज वो मेरे से तो फास्ट चल रहे होंगे। बिकॉज ऑफ रेगुलर क्लासेस होती है मंडे टू सैटरडे, डेली 1 आवर 45 मिनट्स की क्लास रहती है। तो हो सकता है ज़्यादा, तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना कि आपका स्कूल हो गया चाहे कोचिंग हो गया, वहाँ पे सिलेबस कितना कवर हुआ है और मैंने सिलेबस कितना कवर कराया है। ये चीज़ मैं भी एक्सेप्ट कर रही हूँ कि अभी मैं थोड़ा एनसीईआरटी वाइज ज़्यादा चल रही हूँ। आईआईटी जे के लिए उतने न्यूमेरिकल्स, देखो जो थियरी पार्ट है वो दोनों में सेम है, जो डिफरेंस आता है वो आता है कि न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस कितनी है। तो हम लोग डेफिनेटली न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस कराएंगे, उसका आप बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए। बिकॉज क्या है ना, एक बार मुझे जैन तक, मेरा टारगेट है कि जैन तक मैं आपका सिलेबस कंप्लीट करा दूँ। उसके बाद में पीछे के जो भी मंथ बचेंगे ना, फेब हो गया, मार्च हो गया, अप्रैल हो गया, जब तक आपके फिर से क्लासेस स्टार्ट नहीं हो जाती जून जुलाई में, तब तक हम लोग न्यूमेरिकल्स की अच्छी प्रैक्टिस करने वाले हैं। सारे वन शॉट वीडियोस करने वाले हैं और प्रीवियस के क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। तो सारी चीज़ें होगी, लेकिन थोड़ा सा टाइम लगेगा, बिकॉज चीज़ों में टाइम लगता है। मैं एक दिन में 10 वीडियो नहीं अपलोड कर सकती, और कर भी दूंगी, चलो मैं तो कर भी दूंगी, लेकिन आप लोग देखोगे नहीं। तो इसलिए टाइम के साथ सारी चीज़ें कंप्लीट हो जाएगी। और हमारा पार्ट 1 जो है फिजिक्स का, वो कंप्लीट हो चुका है। अभी हम लोग आज पार्ट 2 स्टार्ट करने वाले हैं। जो पार्ट 1 था ना, उसमें हमने मोस्टली जो रियल लाइफ जो प्रैक्टिकल चीज़ें थी ना, वर्क, एनर्जी, जो हम लोग डेली लाइफ में फील करते हैं कि वर्क कैसे काम करता है, एनर्जी क्या होता है, हम न्यूटन के लॉ ऑफ मोशन पढ़े, तो ये सारी चीज़ें उसके अंदर थी। जो पार्ट 2 है ना, उसमें हम लोग मेनली प्रॉपर्टीज़ पढ़ने वाले हैं। फॉर एग्जांपल हम लोग सॉलिड्स की प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे, लिक्विड की प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे, फिर हम लोग गैसेस के बारे में भी बात करेंगे, थर्मली जो टेम्परेचर और हीट के रिलेशन है उनके बारे में भी हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं जो पार्ट 2 का फर्स्ट चैप्टर है, विच इज़ मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉलिड्स। तो बेसिकली हम लोग बात करने वाले हैं सॉलिड्स की। तो मैं पूरे चैप्टर का नाम नहीं लिख के सॉलिड्स लिख देती हूँ। सॉलिड, देखो हमने जो हमारा रोटेशनल मोशन वाला चैप्टर था ना, उसमें हमने रिजिड बॉडी डायनामिक्स पढ़ी थी। काफ़ी मिलता जुलता है, मतलब टॉपिक जो है वो मिलता जुलता है कि वो सॉलिड है, रिजिड बॉडी। दोनों में क्या होता है, दोनों में ये होता है कि जो सॉलिड्स होते हैं ना, उनके अंदर जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, ठीक है, ये मैं एक अरेंजमेंट बना देती हूँ मेरे हिसाब से। तो जो मॉलिक्यूल्स होते हैं ना, इनके बीच में बॉन्ड्स होते हैं और ये फिक्स होता है। ये जो फोर्सेस इनके बीच में, जिसे हम इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस बोलते हैं, ये फिक्स होता है। मतलब आप इनको छेड़ नहीं सकते ज़्यादा। ऐसा नहीं है कि आपने इस अरेंजमेंट को ऐसे कर दिया कि ये ऐसे हो गया। आप हो सकता है, लेकिन कैसे हो सकता है, जब हम उस पर कुछ फोर्स लगा रहे हैं और वो फोर्स की भी जो वैल्यू है ना, वो इतनी ज़्यादा हो कि वो इस अरेंजमेंट को चेंज करने के लिए इनफ हो। अदरवाइज इन जनरल इस अरेंजमेंट में चेंज होना पॉसिबल नहीं है। इन जनरल आपने कोई फोर्स नहीं लगाया तो कैसे ही पॉसिबल होने वाला है। तो ये जो मॉलिक्यूलर अरेंजमेंट है ना, मैं इसी की बात पे आती हूँ। इसी से रिलेटेड हम लोग बात करने लग जाएंगे, जो हमारा मेन टॉपिक है उसके ऊपर। तो देखो ये जो अरेंजमेंट है, अब अगर मैं इस पर कुछ हद तक थोड़ा सा फोर्स लगाती हूँ, ठीक है, थोड़ा सा फोर्स, इसको हम लोग समझने के लिए ऐसे बोल सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम लोग सिर्फ 2 लेयर की बात करते हैं। हम लोग मान देते हैं कि जो फोर्स इनके बीच में लग रहा है ना, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स स्प्रिंग के फॉर्म में लग रहा है, ठीक है, मान लो। एक्चुअल में स्प्रिंग नहीं होती है बीच में, मान लो आप इसको। तो अब देखो, अब क्या होगा, अगर मैं कुछ फोर्स लगा रही हूँ बाहर से, ठीक है, तो मैं फोर्स लगा रही हूँ यहाँ पे, तो उससे क्या होगा, ये ये जो स्प्रिंग होगी, या तो वो कंप्रेस होगी या फिर क्या होगी, या तो कंप्रेस होगी या टेंसाइल, दोनों फॉर्म में आ सकता है। तो अगर मैंने फोर्स लगाया, और मान लो कि मैंने फोर्स लगाया पुलिंग फोर्स, ठीक है, यहाँ से पुल किया, यहाँ से पुल किया, तो ये अरेंजमेंट ऐसे हो जाएगी, ठीक है, स्ट्रेच हो जाएगी। लेकिन जैसे ही मैं इस फोर्स को हटाऊंगी, बिकॉज इसका ओरिजिनल जो कॉन्फ़िगरेशन है ना, वो ये है, वो ये नहीं है। ये कॉन्फ़िगरेशन तो कब आया, जब मैंने इसके ऊपर एक फोर्स लगाया। तो जैसे ही मैंने उस फोर्स को हटाया, फिर से ट्राई करेगी कि मैं फिर से मेरे ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन के अंदर आ जाऊँ, ऐसे, ठीक है। तो ये जो प्रॉपर्टी होती है ना, सॉलिड्स की बात कर लो, मॉलिक्यूल्स की बात कर लो, कि जब आप उन पर किसी टाइप का फोर्स लगाते हो, आपने बाहर से अप्लाई किया फोर्स, सुनना मेरी बात ध्यान से, बाहर से एक्सटर्नल फोर्स हम लोग कुछ अप्लाई कर रहे हैं, और बिकॉज हम लोग वो फोर्स ऐसा लगा रहे हैं कि इनका अरेंजमेंट चेंज हो, तो इसीलिए उस फोर्स को हम लोग बोलते हैं डीफॉर्मिंग फोर्स। डीफॉर्मिंग फोर्स, डीफॉर्मिंग क्यों, बिकॉज ये डीफॉर्म कर रहा है उसके अरेंजमेंट को, रीफॉर्म नहीं कर रहा है, डीफॉर्म कर रहा है, बिगाड़ रहा है उसके अरेंजमेंट को, इसलिए हमने उसको बोला डीफॉर्मिंग फोर्स। लेकिन कुछ, मैं नहीं बोल रही कि सारे के सारे मॉलिक्यूल्स या सारे के सारे अरेंजमेंट, सारे के सारे सॉलिड्स इस प्रॉपर्टी को फॉलो करते हैं, नहीं।
कुछ सॉलिड्स की बात करिए, मैक्सिमम सॉलिड्स की बात करते हैं, तो जब हम लोग इस टाइप का फोर्स लगाएंगे ना तो वो फिर से अपनी ओरिजिनल साइज में, अपनी ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन के अंदर आने का ट्राई करते हैं, ठीक है। या तो हम लोग बोलेंगे ट्राई टू रीगेन इट्स ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन, या तो हम लोग ये बोलते हैं, या फिर बोलेंगे अपोजेस एनी चेंज इन कॉन्फ़िगरेशन। दोनों ही चीज़ में सेम डेफिनेशन है, बस लिखने का तरीका अलग अलग है। या तो हम लोग ऐसे बोल दें कि जब हमने उस अरेंजमेंट को बिगाड़ने के लिए बाहर से एक फोर्स लगाया, उस फोर्स को हम लोग क्या बोलेंगे, उस फोर्स को हम लोग बोलेंगे डीफॉर्मिंग फोर्स। जैसे ही मैं उस फोर्स को हटाऊंगी वो फिर से ट्राई करेंगे कि मैं अपने ओरिजिनल शेप में, जो भी पहला था वो ट्राई करेंगे। तो एग्जैक्टली आना चाहते हैं नहीं आना चाहते वो पता नहीं, लेकिन ये प्रॉपर्टी सभी सॉलिड्स में होती है कि वो फिर से ट्राई ज़रूर करते हैं कि हम लोग हमारी ओरिजिनल शेप में आ जाए। कुछ सॉलिड फिर से आ जाते हैं और कुछ नहीं आ जाते, दैट इज़ डिफरेंट, लेकिन वो ट्राई करते हैं कि हम अपने ओरिजिनल शेप में फिर से आ जाए। तो ओरिजिनल शेप में आना भी सेम चीज़ है। या फिर हम लोग इसको ऐसे बोल सकते हैं कि वो उस चेंज को अपोज करते हैं कि भाई उनका अरेंजमेंट फिक्स है, जो बाय डिफ़ॉल्ट अरेंजमेंट था वो है, अब उसको हम लोग छेड़ने की ट्राई करते हैं ना, या तो स्ट्रेच कर रहे हैं या फिर पुश कर रहे हैं, दोनों ही केस में वो उस चीज़ को अपोज करते हैं कि हमें हमारे अरेंजमेंट में कोई चेंज नहीं करना, हम तो ऐसे ही ठीक है। तो उस ऑपोजिंग प्रॉपर्टी बोल दो या फिर ट्राई टू रीगेन इट्स ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन बोल दो, दोनों ही जो प्रॉपर्टी होती है ना वो हमें डिफाइन करके देती है, क्या देती है, इलास्टिसिटी। इलास्टिसिटी। तो यहाँ से हमारी एक टर्म आती है जो कि हमारे चैप्टर का मेन हेडिंग है, विच इज़ व्हाट, विच इज़ इलास्टिसिटी। इलास्टिसिटी। तो अब अगर हम लोग बात करें इलास्टिसिटी की, हमने सबसे पहले पढ़ लिया कि इलास्टिसिटी होता क्या है, क्या प्रॉपर्टी है। तो प्रॉपर्टी है दैट प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड्स इन विच molecules or atoms try to regain its original configuration or opposes any change in the original configuration। तो हम लोग अगर प्रॉपर डेफिनेशन की बात करें तो हम लोग लिखेंगे that tendency of solids in which they try to, या फिर हम लोग थोड़ा सा ईजियर वे में इसको लिखते हैं, इतना बड़ी डेफिनेशन नहीं करते, हम लोग लिखते हैं प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड्स, या फिर आप टेंडेंसी बोल दो, टेंडेंसी इन विच दे ट्राई टू रिगेन their original configuration after removing the deforming force। या फिर हम लोग क्या बोलेंगे, टेंडेंसी ऑफ सॉलिड्स to oppose any change in their शेप साइज लिख दो, उधर हमने कॉन्फ़िगरेशन लिखा तो यहाँ पे शेप साइज लिख दो, देयर शेप एंड टेंडेंसी ऑफ सॉलिड्स टू अपोज एनी चेंज इन देयर शेप एंड साइज इज इलास्टिसिटी। तो यहाँ हमारे पास दो टाइप की डेफिनेशन आती है। पहली डेफिनेशन बोलती है कि किसी भी सॉलिड की ऐसी प्रॉपर्टी, ऐसी टेंडेंसी कि वो अपने ओरिजिनल शेप में आने की, ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन को खोना नहीं चाहता, अपने ओरिजिनल शेप में रहना चाहता है, और अगर हम लोग उसके ऊपर कुछ फोर्स लगाते हैं, वो फोर्स हम लोग किस लिए लगा रहे हैं, उस अरेंजमेंट को बिगाड़ने के लिए लगा रहे हैं, डिस्टर्ब करने के लिए लगा रहे हैं, तो इसलिए हम उस फोर्स को बोल रहे हैं डीफॉर्मिंग फोर्स। तो अगर हम लोग किसी पे डीफॉर्मिंग फोर्स लगा रहे हैं, किसी भी पैटर्न पे, किसी भी अरेंजमेंट में, मॉलिक्यूल्स के अरेंजमेंट में, किसी भी सॉलिड पे, हमने देखो चाहे हम लोग सॉलिड की बात करें चाहे अरेंजमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स की बात करें, वही बात है। अगर हमें अरेंजमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स बोलते हैं तो मैं थोड़ा इंटरनल साइड जा रही हूँ, अंदर की मतलब डिटेल में बात करें, सॉलिड से नहीं, ओवरऑल बाहर से जैसा आपको दिखता है तो हम लोग उसको सॉलिड बोल सकते हैं। तो अगर किसी सॉलिड पर मैंने बाहर से कुछ फोर्स लगाया, वो फोर्स मैं किस लिए लगा रही हूँ, उस अरेंजमेंट को, उस सॉलिड को डिस्टर्ब करने के लिए लगा रही हूँ, तो इसलिए मैंने उसको सबसे पहले तो बोल दिया डिफॉर्मिंग फोर्स। तो अगर मैंने किसी सॉलिड पर या फिर किसी अरेंजमेंट में, मॉलिक्यूल्स के अरेंजमेंट पे बाहर से कोई डीफॉर्मिंग फोर्स लगाया
और फोर्स लगाने के बाद ऑब्वियस सी बात है, अगर वो फोर्स स्ट्रॉन्ग इनफ है तो क्या होगा, उसके अरेंजमेंट में चेंजेस आएंगे। लेकिन सॉलिड की ऐसी प्रॉपर्टी कि वो चेंज आया, लेकिन जैसे ही मैंने उस फोर्स को हटा दिया, उस फोर्स को हटाने के बाद वो फिर से अपने ओरिजिनल शेप साइज में या ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन में रिटर्न हो जाता है, बैक आ जाता है। तो उस प्रॉपर्टी को हम लोग बोलते हैं इलास्टिसिटी। या फिर सॉलिड की ऐसी प्रॉपर्टी कि अगर उसमें हम लोग कुछ चेंज करना चाहते हैं, उसके शेप या साइज में कुछ चेंज करना चाहते हैं, तो वो उसको अपोज करता है कि नहीं, मुझे चेंज नहीं करता है। और इन केस अपन फिर भी चेंज करते हैं तो जैसे ही उस फोर्स को हटाया ना, वो फिर से उस शेप या साइज में आ जाता है। तो ये प्रॉपर्टी क्या होती है, इलास्टिसिटी। और इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग, दिस डेफिनेशन इज मोर एक्यूरेट। इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग हम लोग क्या बोल सकते हैं कि जितना कोई भी सॉलिड है, किसी भी अरेंजमेंट की बात करो, जितना जल्दी या जितना अच्छे से वो फिर से अपनी ओरिजिनल स्टेट में आ जाता है ना, उतनी ही ज़्यादा उसकी क्या होती है, इलास्टिसिटी होती है। फॉर एग्जाम्पल एक रबर ले लो हाथ में और इसको ऐसे स्ट्रेच करो, पुल करो, ठीक है। इसका मतलब हम लोग उसकी ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन को छेड़ रहे हैं, उसकी पोजीशन को चेंज कर रहे हैं, इसलिए मैंने बाहर से एक फोर्स लगाया। जो फोर्स मैं लगा रही हूँ ना, वो फोर्स कौन सा हो गया, डिफॉर्मिंग फोर्स। लेकिन उसके जो अंदर के इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज है ना, जैसे ही मैंने अपना फोर्स तो हटा दिया, अब क्या होगा, उसके अंदर का जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है ना, वो फिर से ट्राई करेगा कि फिर से जो रबर बैंड है वो फिर से अपने ओरिजिनल शेप या साइज में आ जाए। तो ये जो प्रॉपर्टी होती है ना, वो होती है इलास्टिसिटी। और बिकॉज रबर को हम लोग कितना भी स्ट्रेच करो, वो फिर से अपनी स्टेज पे आ जाता है ना, तो इसलिए उसकी इलास्टिसिटी बाकी कुछ अगर मैं बात करूँ उनसे ज़्यादा होगी, ठीक है। तो यहाँ पे हमने बेसिक डेफिनेशन की बात कर ली कि इलास्टिसिटी होता क्या है। अब इसमें एक चीज़ हम लोग पढ़ने वाले हैं कि अगर मैं बात करूँ ना कि हमने जो एटम्स के अरेंजमेंट की बात करी, तो बाहर से तो हम लोग क्या लगा रहे हैं, डीफॉर्मिंग फोर्स लगा रहे हैं। लेकिन जैसे ही मैंने इस फोर्स को हटा दिया ना, तो फिर ऐसा क्या फोर्स लग रहा है, देखो जब इनको अरेंजमेंट को छेड़ना था तो हमें कुछ फोर्स लगाने की ज़रूरत पड़ी। दैट इज़ क्लियर ना कि हमने कुछ फोर्स लगाया, इसकी वजह से वो छिड़ा। ऐसा तो है नहीं कि पड़ा सॉलिड अपनी जगह से हिलता रहेगा, नहीं, दैट इज़ नॉट पॉसिबल। तो मैंने कुछ फोर्स लगाया, लेकिन मैंने मेरा फोर्स हटा दिया, तो उसके बाद में ऐसा कौन सा फोर्स काम कर रहा है कि वो फिर से अपनी ओरिजिनल शेप साइज में आ रहा है। ये चीज़ भी तो सोचने वाली है ना। जब उसकी ओरिजिनल शेप साइज को चेंज करने के लिए मुझे किसी फोर्स की ज़रूरत पड़ी और मैंने तो फोर्स हटा दिया, अब मैं उस फोर्स को कंटिन्यू नहीं लग रहा है। ऐसा नहीं कि मैंने फिर से उसको पुश किया तब वो अपनी शेप साइज में आया, नहीं, मैंने उसको स्ट्रेच करके छोड़ दिया। अब कुछ तो ऐसा फोर्स इंस्टेंटली लग रहा है ना, उसी हाथों हाथ, ऐसा लग नहीं रहा है 1 घंटे बाद आएगा, नहीं, इंस्टेंटली ऐसा कुछ फोर्स लग रहा है कि वो फिर से अपनी ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन के अंदर आएगा। तो वो जो फोर्स होता है ना, वो किसकी वजह से लगता है, वो लगता है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। बिकॉज ये जो है ना एटम्स, मॉलिक्यूल्स, ये अपने इसी डिस्टेंस पे रहना चाहते हैं। ये जो डिस्टेंस है ना, ये इनकी स्टेबल सिचुएशन है, ठीक है, इसी स्टेज पे रहना चाहते हैं। तो अगर ये इसी स्टेज पे रहना चाहते हैं तो यहाँ पे ये इनकी प्रॉपर्टी है। तो इसीलिए जैसे ही मैं डिफॉर्मिंग फोर्स को हटाऊंगी ना, ये फोर्स काम करने लग जाएगा, नहीं, फिर से अपनी ओरिजिनल वैल्यू गेन करो। तो इस फोर्स की वजह से ये फिर से अपनी ओरिजिनल स्टेट में आते हैं। और इसीलिए इसी फोर्स को हम लोग क्या बोलते हैं, रीस्टोरिंग फोर्स। बिकॉज ये फिर से रीस्टोर कर रहा है, रीगेन कर रहा है जो ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन था ना उसको। तो यहाँ पे हमने 2 टाइप के फोर्सेस पढ़े। पहला हमने पढ़ा डिफॉर्मिंग फोर्स, जो हमें इनिशियली अप्लाई करना पड़ता है। इसको हटाने के बाद जो फोर्स काम करता है वो कौन सा काम करता है, रीस्टोरिंग फोर्स, जो फिर से अपनी ओरिजिनल शेप साइज में आने की ट्राई करता है। इसको हम लोग एक तरीके से और समझा सकते हैं, जो आपके एनसीईआरटी बुक में भी गिवन है, वो है ग्राफिकल फॉर्म में। कैसे समझा सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल हम लोग ले लेते हैं, देखो, जब भी हम लोग कॉन्फ़िगरेशन की बात करते हैं ना, इंटरनल चीज़ें, इंटरनल कॉन्फ़िगरेशन का शेप क्या है, साइज़ क्या है, वहाँ पे हम हमेशा पोटेंशियल एनर्जी की बात करते हैं। ये चीज़ हम लोग पढ़ चुके हैं। तो हम लोग लेते हैं ये पोटेंशियल एनर्जी, ये ले लिया डिस्टेंस, और कुछ इस टाइप से हम लोग बात करते हैं, ऐसे ले लो, ठीक है। तो आपको और दिख भी रहा होगा इजीली कि यहाँ पे एनर्जी क्या होगी, पॉजिटिव होगी, यहाँ पे एनर्जी क्या होगी, नेगेटिव होगी। अब अगर मैं बोलूँ कि मेरा पार्टिकल इधर है, इधर भी 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 है, तो आप बताओ कि कौन सी जगह पे जो पार्टिकल, मेरा मॉलिक्यूल, मेरा एटम, मेरा पार्टिकल जो भी है, वो सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा, ठीक है। ऐसा नहीं है ये चीज़ मैं पहली बार कर रही, ये चीज़ मैं पिछले के वीडियोस में जब हमने वर्क एनर्जी पढ़ा था ना, उसके अंदर बहुत डिटेल से सारी चीज़ें पढ़ी थी, मिनिमम, मैक्सिमम, सारी चीज़ें पढ़ी थी।
इसीलिए मैं बोलती हूँ स्टेप बाय स्टेप वीडियोस देखा करें, ताकि आगे कुछ नया पढ़ो तो ऐसा नहीं लगे ये तो पढ़ाया ही नहीं, मैंने सब पढ़ाया है, बस आपने पुराने वीडियोस अच्छे से नहीं देखे हैं। ठीक है, तो ये पोटेंशियल एनर्जी और डिस्टेंस, दिस इज इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस। हम लोग मॉलिक्यूल्स के अरेंजमेंट की बात करें ना, तो वो हमने इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस लिया। तो अब आप देखो, मैंने आपको अभी बताया कि एक फिक्स डिस्टेंस होती है, लेट्स से दिस इज आर डैश। ठीक है, इस डिस्टेंस, ये जो है ना, ये इनकी ओरिजिनल कंडीशन है कि यहाँ पे जो पार्टिकल है, यहाँ पे जो मॉलिक्यूल है, वो सबसे ज़्यादा स्टेबल रहता है। और आपको भी ये चीज़ पता होगी कि कोई भी पार्टिकल, किसी भी बॉडी, इवन नॉर्मल लाइफ में भी हम लोग देखें तो सब ट्राई करते हैं कि स्टेबल कंडीशन में रहना ज़्यादा ट्राई करते हैं। ऐसा नहीं कि ऐसे जो अनस्टेबल जगह पे रहे कि भाई थोड़ा सा इधर खिसके तो भी टपक जाए, इधर खिसके तो भी टपक जाए, नहीं, उनको एक स्टेबल पोजीशन चाहिए होती है। तो उसी टाइप से मॉलिक्यूल्स की भी ये स्टेबल पोजीशन है। और हर किसी पार्टिकल की, चाहे कैसी भी बॉडी हो, उसका नेचर होता है कि वो स्टेबल पोजीशन पे रहना ज़्यादा प्रेफर करता है। तो उसी टाइप से जो मॉलिक्यूल्स है ना, उनको इसी डिस्टेंस पे रहना ज़्यादा सही लगता है, बिकॉज ये उनकी स्टेबल सिचुएशन है। इससे ज़्यादा अगर हम लोग फोर्स लगाते हैं डिफॉर्मिंग, तो ये डिस्टेंस बढ़ेगी, चलो बढ़ गई कोई बात नहीं। फिर हमने फोर्स हटाया ना, तो मैंने जैसे कि बताया कि मॉलिक्यूल्स ट्राई करते हैं कि हम लोग इसी डिस्टेंस पर रहिए, हमारे लिए स्टेबल जगह, तो वो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स काम करता है, फिर से उनको स्टेबल जगह पे ले आता है, बिकॉज अनस्टेबल जगह पे वो ज़्यादा देर तक नहीं रह पाते। चलो, ये बेसिक चीज़ हमको समझ में आ गई। अब देखो, अगर आपने पिछले वीडियोस पढ़े होंगे तो आपको पता होगा कि ये वाला जो पार्टिकल है ना, ये मोस्ट स्टेबल होगा। किस लिए स्टेबल होगा? देखो, इधर से थोड़ा सा आगे गए, यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी बढ़ रही है, इधर है तो स्टेबल है, यहाँ पे कोई चेंज नहीं है। इधर से थोड़ा और वापस इस साइड भी गए तो फिर से पोटेंशियल एनर्जी बढ़ रही है। इसका मतलब इस पोजीशन से थोड़ा सा इधर गए तो बढ़ रहा है, इधर भी बढ़ रहा है, लेकिन इस जगह पे क्या है? स्टेबल है। और हमने पढ़ा था, जब हमने मैक्सिमा मिनिमा की कंडीशन पढ़ी थी ना, तो हमको पता है कि जो स्टेबल इक्विलिब्रियम होता है ना, वो कहाँ होता है? मिनिमा पे, जहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी क्या हो? मिनिमम हो। और आप खुद देखो, यहाँ से कम हो रही है, कम हो रही है, कम हो रही है, कम हो रही है, कम, यहाँ पे मिनिमम है, और यहाँ आने के बाद वो फिर से थोड़ा बढ़ने लगे। मतलब इस जगह पे, यहाँ पे क्या है? पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम है। और जहाँ हमको मिनिमम वाली कंडीशन मिलती है ना, वहाँ पे हमको स्टेबल इक्विलिब्रियम मिलता है। तो इसीलिए इस पॉइंट पे, इस पोजीशन पे हमारे मॉलिक्यूल सबसे ज़्यादा स्टेबल है। तो ये जो डिस्टेंस होगी ना यहाँ तक, ये हमारी आर डैश है कि इस डिस्टेंस पे हमारा पार्टिकल सबसे ज़्यादा स्टेबल है। ये वही डिस्टेंस है जो हमने यहाँ पे अरेंजमेंट के अंदर शो करी है। तो अगर आपको ग्राफिकल वे में समझना है कि भाई ऐसा क्या हो रहा है कि पार्टिकल्स को फिर से अपने ओरिजिनल स्टेट में आना है, क्यों ऐसा? क्या हमने फोर्स लगा दिया, हमने उसको छेड़ दिया, अब वो उसी में क्यों नहीं रह रहा है? ऐसा क्या है कि उसको भाई वापस अपनी जगह पे आना है? तो इसलिए आना है बिकॉज मॉलिक्यूल्स अपनी स्टेबल इक्विलिब्रियम में रहना ज़्यादा प्रेफर करते हैं, और इस पर्टिकुलर डिस्टेंस पे वो सबसे ज़्यादा स्टेबल होते हैं, जो बाय डिफ़ॉल्ट उनकी रहती है। और जैसे ही हम इसको छेड़ेंगे, वो ट्राई करते कि नहीं हम लोग फिर से आए अपनी ओरिजिनल शेप या साइज में। तो ये बेसिक प्रॉपर्टीज़ हो गई इलास्टिसिटी। अभी तक हम लोग सिर्फ वर्ड इलास्टिसिटी को पढ़ रहे हैं, ठीक है? चलो ठीक है, ये बात हो गई। अब अगर एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, आपके एनसीईआरटी में भी गिवन है कि स्टील और रबर में से कौन ज़्यादा स्टेबल है। मुझे एकदम से क्वेश्चन याद आया, ये क्वेश्चन आता भी है, आपके एनसीईआरटी में भी गिवन है कि देखो, स्टील जो होता है मेटल है, मेटल को हम लोग कैसे स्ट्रेच कर सकते हैं? नहीं कर सकते। अगर हम उसको स्ट्रेच ही नहीं कर सकते तो वो कहाँ से इलास्टिक हुआ? बिकॉज इलास्टिसिटी की डेफिनेशन तो बोलती है कि खींचने पे उसकी सिचुएशन बिगड़ जाए, जैसे ही छोड़ो, खींचो, चाहे पुश करो, कुछ भी करो, वो वापस अपनी ओरिजिनल शेप या साइज में आना चाहिए। लेकिन यहाँ पे तो ये चीज़ नहीं हो रही है, तो कैसे पॉसिबल है? तो देखो, रबर की बात करें, हमें दिख रहा है कि भाई रबर को स्ट्रेच करा, कैसा ही रबर वो फिर से अपने ओरिजिनल साइज में आ जाएगा। लेकिन स्टील का क्या? तो यहाँ पे हम लोग बात करते हैं शीट की। शीट मतलब एक थिन फिल्म की। हमने स्टील की एक थिन फिल्म ले ली, ठीक है? फॉर एग्जांपल ये थिन फिल्म है, ये मार्कर है, लेकिन ये थिन फिल्म है। अब मैं इसको थोड़ा सा फोर्स दूंगी ना, तो ये फिर से अपने ओरिजिनल, देखो ये ऐसे करते करते ये थोड़ा सा वाइब्रेट होते होते फिर से अपनी ओरिजिनल साइज पे आएगा। तो इसका मतलब यहाँ पे हम लोग बात करें एक शीट की, एक थिन फिल्म की, स्टील की। रबर भी वापस आता है, स्टील भी वापस आ रहा है, जब हमने थिन फिल्म की बात करी तो फिर दोनों अगर वापस आ रहे हैं तो हम लोग ये कैसे कह सकते हैं कि भाई स्टील ज़्यादा इलास्टिक है या रबर ज़्यादा इलास्टिक है? वो इसलिए कह सकते हैं कि कितनी ज़्यादा रैपिडली वो अपनी ओरिजिनल सिचुएशन में आ रहा है। देखो, मैंने रबर को स्ट्रेच किया, लेकिन उसको चाहे माइक्रो सेकेंड्स का ही टाइम लगे, लेकिन कुछ टाइम लगेगा जिसमें वो फिर से अपनी ओरिजिनल साइज में आता है। तो उसी टाइप से वो जो टाइम होता है ना, वो स्टील में बहुत लेस होता है।
जैसे ही मैंने फिल्म को ऐसे किया फट दे के वो वापस अपने ओरिजिनल शेप में आ जाएगा। वो ज़्यादा अपोज करता है उस चीज़ को, जितना ज़्यादा अपोज करेगा ना अपने शेप या साइज़ में चेंज होने को, वो उतना ही रैपिडली अपनी ओरिजिनल कंडीशन में भी आ जाता है। इसी रीज़न से हम लोग बोलते हैं कि स्टील इज़ मोर इलास्टिक कंपैरेटिवली। हम लोग ऐसे नहीं बोल रहे कि सबसे ज़्यादा इलास्टिक जो होता है ना वो क्वार्ट्ज होता है, ठीक है। इसके बारे में भी आप पढ़ोगे फ्यूचर आगे क्लासेस में। तो स्टील इज मोर इलास्टिक कंपैरेटिवली रबर से ज़्यादा इलास्टिक होता है। तो ये सारी की सारी जो बेसिक प्रॉपर्टीज़ है वो हमने पढ़ी है किसकी, इलास्टिसिटी की। अब हम लोग बात करते हैं कि जिस टाइप से हमने इलास्टिसिटी पढ़ा ना, एक छोटा सा पॉइंट है, ये कहीं पे पूछा है तो पूछ सकते हैं कि जिस टाइप से हमने इलास्टिसिटी पढ़ा ना, वैसे ही टॉपिक होता है प्लास्टिसिटी। इसका जस्ट अपोजिट हमने इलास्टिक में पढ़ा कि ऐसी प्रॉपर्टी जिसमें जो मॉलिक्यूल या सॉलिड्स होंगे वो फिर से अपनी ओरिजिनल साइज में आना ट्राई करते हैं आफ्टर रिमूवल ऑफ डिफॉर्मिंग फोर्स। लेकिन इलास्टिसिटी में क्या होता है, हमने किसी अरेंजमेंट पे फोर्स लगाया, ठीक है, डिफॉर्मिंग फोर्स चेंज करें, तो अब वो अपनी ओरिजिनल शेप साइज में आते ही नहीं हैं। उनको कोई मतलब नहीं है कि हमको फिर से हमारी ओरिजिनल शेप या साइज में लाना है। तो कुछ सॉलिड्स ऐसे होते हैं जिनकी प्रॉपर्टी, देखो ट्राई वो भी करते हैं, मैंने आपको बताया कि ट्राई सब करते हैं ओरिजिनल शेप या साइज में। जो आ जाते हैं उनको हम लोग बोलते हैं कि थोड़े से इलास्टिक है। अगर कंप्लीटली अपना रीगेन कर लेते हैं ओरिजिनल शेप साइज तो सबसे ज़्यादा इलास्टिक है। लेकिन कुछ प्रॉपर्टीज़, कुछ सॉलिड्स ऐसे होते हैं जिनमें हम लोग डिफॉर्मिंग फोर्स तो लगा रहे हैं, उनमें चेंज भी हो रहा है, लेकिन वो ट्राई करते हैं अपने ओरिजिनल शेप साइज में आने का, लेकिन नहीं आ पाते, ठीक है, बिकॉज उनका इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स या तो इतना स्ट्रांग नहीं होता, या फिर हम लोग जो फोर्स अप्लाई करें वो इतना स्ट्रांग इनफ है कि वो उसकी शेप को बिगाड़ देता, अब वो फिर से नहीं आ सकता। ये कुछ सॉलिड्स की प्रॉपर्टीज़ होती है। तो ऐसे कुछ सॉलिड का अगर मैं एग्जांपल लूँ तो वेट सैंड ले लो, गीली मिट्टी, या फिर आप ले लो मोमबत्ती जो होती है ना, कैंडल ले लो। अब कैसे, देखो गीली मिट्टी हो गई, आप गीली मिट्टी ले लो एक हाथ में, उसके बीच में एक ऐसे डाल दो अपना थंब, ठीक है, थंब या कुछ भी डाल दो जिसका शेप बिगड़ जाए, क्या वो फिर से वापस उस शेप में आएगा? जैसे कि आप ना अगर बीच वगैरह पे गए हो, आपने मिट्टी का घर बनाया, ठीक है, बनाया, अब कुछ फोर्स लगा के उसको बिगाड़ दिया, तो क्या वो फिर से अपनी ओरिजिनल शेप या साइज में आएगा? नहीं आएगा। गीली मिट्टी स्पेशली मैं बात कर रही हूँ, गीली मिट्टी की प्रॉपर्टी ऐसी होती है कि वो इलास्टिक नहीं होती है, वो प्लास्टिक होती है। प्लास्टिक का मतलब है ऐसी प्रॉपर्टी, किसी भी बॉडी की, किसी भी सॉलिड की ऐसी प्रॉपर्टी जिसमें वो अपने ओरिजिनल शेप या साइज में नहीं आ पाती है, उसको हम लोग प्लास्टिसिटी कहते हैं। अगर अपना ओरिजिनल शेप या साइज ले लेती है देन इलास्टिक, नहीं ले पाती है देन प्लास्टिक, जस्ट ऑपोजिट केस। तो ऐसे कुछ अगर मैं सॉलिड्स का एग्जांपल दूँ तो वेट सैंड हो गया, कैंडल हो गया। आप कैंडल एक बार उसके ऊपर जला दो, उसके बाद में या फिर उसकी शेप को चेंज कर दो, वो दोबारा मतलब नॉर्मली जनरल केसेस में वापस अपना ओरिजिनल शेप या साइज नहीं लेती। तो कुछ सॉलिड्स होते हैं इलास्टिक, कुछ होते हैं प्लास्टिक। इलास्टिक होते हैं जो अपना ओरिजिनल शेप या साइज ले लेते हैं आफ्टर रिमूवल ऑफ द फोर्स, लेकिन प्लास्टिक कुछ ऐसे सॉलिड्स होते हैं कि वो अपनी ओरिजिनल शेप साइज को फिर से रिगेन नहीं कर पाते। फॉर एग्जाम्पल वेट सैंड ले लो, कैंडल ले लो, और भी बहुत सारे एग्जाम्पल है। तो ये दो चीज़ें हमारे पास आ गई। अब हम लोग बात करते हैं कि देखो यहाँ पे हमने डीफॉर्मिंग फोर्स की बात करी है, ठीक है। डीफॉर्मिंग फोर्स बात करा है ऐसा फोर्स जो किसी भी सॉलिड की मॉलिक्यूल्स के अरेंजमेंट को डीफॉर्म कर रहा है, उनके अरेंजमेंट को डिस्टर्ब कर रहा है। ये अब हम लोग पढ़ने वाले कुछ टर्म्स आने वाली है हमारे पास, स्ट्रेस एंड स्ट्रेन, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं स्ट्रेस की। तो स्ट्रेस के भी तीन टाइप के स्ट्रेस होंगे, तीन टाइप के स्ट्रेस होंगे। सबसे पहले जो आएगा ना, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक पाइप है, स्टील का ले लो, किसी भी मटेरियल का पाइप ले लो। अब हम ना इसकी लेंथ के अलोंग फोर्स लगा रहे हैं, चाहे हम लोग फोर्स ऐसे लगाए एक दूसरे से फार अवे, या फिर हम लोग एक दूसरे की तरफ फोर्स लगाए ऐसे। दोनों ही केस में हम लोग लेंथ के अलोंग ही फोर्स लगा रहे हैं, हम लोग ऐसे फोर्स नहीं लगा रहे, ये वाला फोर्स नहीं लगा रहे, हम लोग लेंथ के अलोंग फोर्स लगा रहे हैं। तो इस वाले फोर्स में क्या होगा, अगर हम लोग स्टील को दोनों तरफ से बाहर की साइड खींचेंगे तो अगर वो इलास्टिक है, और हम लोग इलास्टिसिटी की बात कर रहे हैं, इलास्टिक है तो थोड़ा सा स्ट्रेच होगा, डिफॉर्म होगा, तो उसकी जो लेंथ है थोड़ी सी इंक्रीज होगी ना, ये थोड़ा थोड़ा इस डायरेक्शन में चला जाएगा, और ये जो है ना इतना हल्का सा इसमें क्या आ जाएगा, स्ट्रेच आ जाएगा। तो इस टाइप का फोर्स होता है ना कि उसकी लेंथ को इंक्रीज कर रहा है, इसको हम लोग बोलते हैं टेंसाइल स्ट्रेस, ठीक है। और उसी टाइप से एक फोर्स जो दोनों को एक दूसरे की ऑपोजिट डायरेक्शन में लेकिन इनवर्ट्स लगता है, तो वहाँ पे इसकी जो लेंथ है ना थोड़ी सी डिक्रीज हो जाएगी। ओरिजिनल ऐसे थी तो ये थोड़ा सा कम हो जाएगा, इसको हम लोग बोलते हैं कंप्रेसिव
कंप्रेसिव स्ट्रेस। तो बेसिकली ऐसे फोर्सेस जो लेंथ के अक्रॉस, लेंथ के अलोंग लग रहे, दो टाइप के हो सकता है। टेंसाइल भी हो सकता है जो उसकी लेंथ में इंक्रीज कर रहा है, और कंप्रेसिव भी हो सकता है जो उसकी लेंथ को डिक्रीज कर रहा है। ये दोनों ही जो होते हैं ना, ये टाइप होते हैं हमारे लॉन्गिट्यूडनल के। लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस की बात करें तो बेसिकली दोज टाइप ऑफ स्ट्रेस विच इज अलोंग द लेंथ ऑफ द बॉडी, जिस भी हम लोग बॉडी की बात करें, जिस भी सॉलिड की बात करें, उसके अलोंग लग रहा है, लेंथ के अलोंग, देन दैट इज लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस, चाहे वो टेंसाइल हो चाहे वो कंप्रेसिव हो। और अगर हम लोग स्ट्रेस की बात करें ना पर्टिकुलर, तो स्ट्रेस क्या होता है कि देखो, अगर मैं इसी में किसी का एग्जांपल ले लेती हूँ कि यहाँ पे हमने क्या लगाया, फोर्स लगाया, और इस एरिया पर पर्टिकुलर किसी एरिया पे क्रॉस सेक्शनल एरिया एक छोटा सा, उसके ही परपेंडिकुलर डायरेक्शन में हमने लगाया, ये लगाया ना। फॉर एग्जांपल ये है हमारा, और यहाँ पे हम लोग फोर्स लगा रहे हैं, ये हमारा फोर्स है और इस पर्टिकुलर एरिया के ऊपर लगा रहे हैं। तो स्ट्रेस का मतलब होता है, स्ट्रेस इज व्हाट, स्ट्रेस इज फोर्स पर यूनिट एरिया, जिस एरिया पे, ये जो क्रॉस सेक्शनल एरिया, या फिर हम लोग अगर इसकी एक डेफिनेशन बोले तो हम लोग लिख सकते हैं डीफॉर्मिंग फोर्स, या फिर हम लोग सिंपल फोर्स ही कहते हैं, इसमें कंफ्यूजन नहीं रखते, डीफॉर्मिंग फोर्स ही कहते हैं इसको, सॉरी फोर्स ही बोलते हैं, फोर्स पर यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया। मैंने इसको क्या बोला, ये होता है हमारा स्ट्रेस। क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या बोला, बिकॉज अगर आप लोग, मैं अगर सिंपल लिखूंगी ना F/A, तो आप लोग क्या करोगे, ये फोर्स लगा दिया और आप इस पूरे का एरिया निकालने लग जाओगे। नहीं, हमें इस पूरे का एरिया नहीं चाहिए। जिस पर्टिकुलर एरिया पे हम लोग, जिस पर्टिकुलर साइड हम लोग फोर्स लगा रहे हैं ना, सिर्फ उतना ही एरिया लेना है। दैट्स वाई मैं बोल रही हूँ इट इज क्रॉस सेक्शनल एरिया। हमको पूरे बॉडी का, पूरे सॉलिड का एरिया नहीं लेना है। तो फोर्स पर यूनिट एरिया इज व्हाट, स्ट्रेस, और एरिया भी कौन सा, क्रॉस सेक्शनल एरिया, जिस साइड पे हम फोर्स लगा रहे हैं। तो ये हो गया। और उसी के अंदर हमने लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस के दो टाइप पढ़ लिए, टेंसाइल और कंप्रेसिव। उसी टाइप से दूसरा हम लोग पढ़ते हैं वॉल्यूम स्ट्रेस। वॉल्यूम स्ट्रेस क्या होता है, फॉर एग्जांपल पानी के अंदर हमारे पास कोई एक बॉडी है, ठीक है, तो अब इस बॉडी में पानी की वजह से चारों तरफ से फोर्स लगता है ना, लगता है, हमने पढ़ा है, सॉरी नहीं पढ़ा है, तो आगे लिक्विड्स में पढ़ेंगे। तो जब लिक्विड्स की बात करें तो उसमें जो स्ट्रेस होता है ना, उसको हम लोग बोलते हैं, हम लोग इसको सिग्मा से लिख सकते हैं, ये भी सिग्मा ही होता है, मतलब स्ट्रेस को हम लोग सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं। ये भी क्या हो जाएगा, फोर्स पर यूनिट एरिया। लेकिन जब हम लोग लिक्विड के केस में बात करते हैं ना, ये जो फोर्स पर यूनिट एरिया होता है ना, इसी को हम लोग प्रेशर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्रेशर बोलते हैं, P। फिर दूसरा हमारे पास आता है शियर स्ट्रेस। शियर स्ट्रेस के अंदर क्या होता है, सेम आप कोई बॉडी ले लो, सिलेंड्रिकल, जैसे भी आपको लेनी है बॉडी ले लो, ये एक साइड से फिक्स होती है, हमने इसको नीचे से फिक्स कर दिया कि नीचे से ये मूव नहीं कर सकती। अब मैंने यहाँ पे लगा दिया फोर्स, इस एरिया पे फोर्स लगा दिया, तो अब क्या हो जाएगा, बॉडी में कुछ ऐसा चेंज हो जाएगा, ऐसा होगा ना, बॉडी थोड़ी सी टिल्ट हो जाएगी किसी पर्टिकुलर एंगल थीटा से। तो इस टाइप का जो स्ट्रेस होता है ना, उसको बोलते हैं शियर स्ट्रेस। अगेन क्या हो जाएगा, फोर्स पर यूनिट एरिया, या फिर हम लोग इसको टेंजेंशियल स्ट्रेस भी बोलते हैं, क्योंकि ये किसी पर्टिकुलर टेंजेंट के अलोंग लगता है। तो यहाँ पे हमने तीन टाइप के स्ट्रेस पढ़ लिए, टेंसाइल हो गया, वॉल्यूम हो गया, शियर स्ट्रेस हो गया। इसी से आगे कंटिन्यू करते हम लोग पढ़ते, हमने स्ट्रेस पढ़ दिया विच इज फोर्स पर यूनिट क्रॉस सेक्शन एरिया, जिस पर्टिकुलर एरिया पे हम लोग फोर्स लगाते हैं वही एरिया काउंट करना है। अभी हम लोग बात करेंगे स्ट्रेन की। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास आता है स्ट्रेन। क्या होता है स्ट्रेन, स्ट्रेन होता है रेशियो ऑफ चेंज इन डायमेंशन अपॉन ओरिजिनल डायमेंशन। इसका मतलब क्या, इसका मतलब हमने किसी बॉडी में फोर्स लगा के जो चेंज आया है ना, फोर्स लगाने के बाद जो चेंज आया है वो, और ओरिजिनली वो कितना था, उन दोनों का जो रेशियो होता है ना, वो स्ट्रेन होता है। और आप देखो दोनों ही, फॉर एग्जांपल हम लोग लेंथ की बात करें तो लेंथ का चेंज अपॉन ओरिजिनल लेंथ, तो अगर लेंथ मीटर में तो ऊपर भी मीटर नीचे भी मीटर, दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा। तो इसीलिए हम लोग बोलते हैं क्या, डायमेंशनलेस है, डायमेंशनलेस, यूनिटलेस, इसकी कोई यूनिट नहीं होती है। ठीक है, तो डायमेंशनलेस बोल दो चाहे यूनिटलेस बोल दो। जो तीन टाइप हमने स्ट्रेस में पढ़े थे वही तीन टाइप इसमें भी होते हैं। सबसे पहले अगर मैं बात करूं लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन,
तो क्या होगा, यहाँ पे हम लोग अलॉन्ग द लेंथ बात करते हैं, अलॉन्ग द लेंथ बात करते हैं। हमने फोर्स लगाया, चाहे अंदर लगाया चाहे बाहर लगाया, फॉर एग्जांपल अंदर की साइड लगाया तो यहाँ पे इतना सा चेंज आ गया ना, ये चेंज आ गया। फॉर एग्जांपल दिस इज डेल्टा एल, बिकॉज हम लोग लेंथ के अक्रॉस बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस क्या हो जाएगा, स्ट्रेन क्या हो जाएगा, देखो, और चेंज इन डायमेंशन मतलब चेंज इन लेंथ, जिस पर्टिकुलर के अलॉन्ग बात करें, यहाँ पे हम लोग लेंथ के अलॉन्ग बात कर रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, लेंथ के अलॉन्ग चेंज कितना आ रहा है, डेल्टा एल। तो हो जाएगा डेल्टा एल अपॉन ओरिजिनल, ओरिजिनल कितना है, एल। तो ये हो जाएगा हमारा स्ट्रेन। देखो ये भी मीटर में आएगा, ये भी मीटर में आएगा, मीटर अपॉन मीटर कैंसिल हो जाएगा, तो इसका कोई यूनिट भी नहीं होता, कोई डायमेंशन भी होता है, M0 N0 T0। दूसरा अगर हम लोग बात करें वॉल्यूम स्ट्रेन की, तो सेम बात है। देखो हमने ले लिया पानी के अंदर हमारे पास कोई बॉडी है, अब हम लोग चारों तरफ से यहाँ पे इसके ऊपर क्या लग रहा है, स्ट्रेस लग रहा है, फोर्स लग रहा है, पर यूनिट एरिया फोर्स लग रहा है, विच इज प्रेशर, प्रेशर की वजह से लगेगा। तो ये थोड़ा सा इसका वॉल्यूम में क्या हो जाएगी, कम हो जाएगा इसका वॉल्यूम। फॉर एग्जांपल ये अब इतना हो गया, तो यहाँ पे हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे, चेंज मान लो V था तो डेल्टा V चेंज हो जाएगा, ओरिजिनल वॉल्यूम कितना था V। हमने ये चीज़ तो पढ़ी थी ना कि जब हम लोग लिक्विड की बात करेंगे, वॉल्यूम स्ट्रेन की बात करेंगे, तो यहाँ पे हम लोग वॉल्यूम के लिए बात करेंगे, लेंथ के लिए बात नहीं करेंगे, इसकी लेंथ कम ज़्यादा हुई, नहीं, वॉल्यूम। तो वॉल्यूम में चेंज कितना है हमें नहीं पता कितना है, लेकिन डेल्टा V कुछ आया अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम। उसी टाइप से अगर हम लोग बात करें, हटा दे क्या इसको या साइड में लिख दे, चलो इसको हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं डेल्टा V अपॉन V। अब आ जाएगा हमारे पास क्या, शेयर स्ट्रेन। तो इसमें क्या होगा, ये हमारे पास कोई एक बॉडी है, यहाँ से हमने फिक्स कर दिया, इस पर फोर्स लगाया, ये कहाँ चली गई, ऐसे चली गई। या फिर हम लोग इसको अलग से करते हैं, ये ऐसे आ गई और इसकी ओरिजिनल कंडीशन ऐसे थी, ओरिजिनल लेंथ ऐसे थी, लेकिन ये यहाँ पे जो चेंज आया ना, इतना ही चेंज आया ना। देखो ओरिजिनली स्ट्रेट थी, यहाँ पे हमने क्या लगा दिया, फोर्स लगा दिया, तो उसकी वजह से ये ऐसे टिल्ट हो गई थीटा एंगल से, तो ये डेल्टा एल, ये चेंज आ गया, सॉरी ये इसकी लेंथ है एल, डेल्टा एल नहीं, ये इसकी लेंथ हो गई एल। और ये जो इसमें डिस्टेंस आया ना, जो चेंज आया, इसको हम लोग बोल देते हैं डेल्टा, फॉर एग्जाम्पल डेल्टा एल ही बोल दो, डेल्टा एल। तो यहाँ पे चेंज इस टाइप का होगा। यहाँ पे हम लोग लेंथ के अलॉन्ग बात कर रहे थे, हमको इजीली दिख रहा था, यहाँ पे हम लोग लेंथ के अलॉन्ग नहीं बात करें, कुछ पर्टिकुलर एंगल टेंजेंशियली यही है, तो उसमें जो चेंज आएगा, ये जो डिस्टेंस चेंज आएगा ना, उसको हमने डेल्टा एल बोल दिया। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, डेल्टा एल अपॉन एल, सेम होगा। या फिर हम लोग इसको क्या बोल सकते हैं, टेन थीटा। देख लो आप, थीटा यहाँ पे ले लिया, थीटा के सामने वाली साइड क्या होती है, परपेंडिकुलर बेस, और टेन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस ही होता है, तो फिर ये हमारे पास हो जाएगा टेन थीटा। और बिकॉज ये जो वैल्यू होती है ना, वो बहुत कम होती है, तो टेन थीटा की वैल्यू भी बहुत स्मॉल होती है, तो हम लोग लिख सकते हैं डेल्टा एल अपॉन एल इज ऑलमोस्ट इक्वल्स टू थीटा। ये कुछ बेसिक चीज़ें, देखो ये थोड़ा सा अलग है, इसलिए आपको समझ में आना चाहिए कि किस टाइप का फोर्स है। जब भी हम लोग शेयर स्ट्रेन, शेयर स्ट्रेस की बात करेंगे ना, तो एक जो साइड होगा ना वो फिक्स होगा, और दूसरी साइड पे हम लोग फोर्स लगा रहे हैं, तो उसमें एक एंगल वाला चीज़ तो आना ही है, बिकॉज एक साइड को फिक्स कर दिया तो वो टिल्ट होगा थोड़ी सी दूसरी डायरेक्शन में। तो उस चीज़ को स्टडी करने के लिए हम लोग क्या पढ़ते हैं, शेयर स्ट्रेन या फिर शेयर स्ट्रेस। तो ये तीनों ही कैटेगरी हमारे पास आ गई, सेम है, इसमें भी कोई चेंज नहीं है। ओके नेक्स्ट, होपफुली ये थोड़े से इजी टॉपिक्स होंगे, मुझे भी थोड़ा सा इजी साइड में लगता ही है अभी तक हम लोग जो पढ़ता है उससे। तो देखो ये चीज़ समझ में आ गई। अब हमें एक चीज़ पता है कि अगर हमने किसी बॉडी पर स्ट्रेस को क्या कर दिया, बढ़ा दिया, स्ट्रेस बढ़ा दिया, मतलब जितना ज़्यादा उस पर फोर्स लगेंगे तो क्या स्ट्रेन बढ़ेगा, यस स्ट्रेन बढ़ेगा। हम लोग बॉडी पर, ये देखो ये हमारा कोई है बॉडी, कोई भी सॉलिड है, अब हम लोग इस पर फोर्स लगा रहे हैं दोनों साइड में, तो अगर हम लोग फोर्स बहुत ज़्यादा लगाएंगे ना, तो इसमें चेंज भी बहुत ज़्यादा आएगा, मतलब ये जो डेल्टा एल है ना, वो भी क्या होने वाला है, बढ़ने वाला है, होगा। जितना ज़्यादा फोर्स लगाएंगे उतना ज़्यादा ही तो स्ट्रेच होगा ना, तो इसका मतलब डेल्टा एल की वैल्यू बढ़ेगी। ओरिजिनल लाइन तो सेम ही रहती है, तो स्ट्रेन क्या होता है, डेल्टा एल अपॉन एल, तो ये बढ़ रहा है, तो इसका मतलब ओवरऑल वैल्यू बढ़ेगी। तो यस, अगर हम लोग स्ट्रेस बढ़ाते हैं तो स्ट्रेन भी बढ़ता है, तो इसका मतलब हम लोग क्या लिख सकते हैं, स्ट्रेस इज प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन लिख सकते हैं, बिकॉज दोनों एक को बढ़ाने पे दूसरा भी बढ़ता है, लिख सकते हैं। और जब हम लोग इसको ओपन करेंगे, यानी प्रोपोर्शनल कांस्टेंट प्रोपोर्शनल साइन को, तो हम लोग लिख सकते हैं स्ट्रेस इज प्रोपोर्शनल टू एनी कांस्टेंट ई देन स्ट्रेन। कुछ कांस्टेंट आता है ना, प्रोपोर्शनल वाले साइन को खोलते हैं, ये जो हमारा कांस्टेंट ई है ना, दिस इज आर व्हाट कांस्टेंट, दिस इज मॉडुलस,
ठीक है। इस कांस्टेंट को ही हम लोग जो पूरे चैप्टर में पढ़ने वाले हैं ना, मॉडुलस, इलास्टिसिटी कांस्टेंट हम लोग बोल सकते हैं, इलास्टिसिटी कांस्टेंट, इलास्टिसिटी कांस्टेंट या फिर मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। और इसी ई को हम लोग पूरे चैप्टर में स्टडी करने वाले हैं, विच इज आर इलास्टिसिटी कांस्टेंट ई। ये कहाँ से आया? जब हमें पता पड़ा कि स्ट्रेस इज प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, तभी आया। और ये जो ई होता है ना, ये स्ट्रेस स्ट्रेन पे डिपेंड नहीं करता है। ये जो होता है ना, ये सॉलिड की प्रॉपर्टी होती है। ई इज अ प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड। कोई जिस भी हम लोग बात कर रहे हैं ना सॉलिड की, चाहे हमने स्टील ले लिया चाहे कोई भी ले लिया, तो उसकी प्रॉपर्टी, उसका जो इंटरनल प्रॉपर्टीज है ना, उस पर डिपेंड करता है ई। स्ट्रेस कितना लगा है, स्ट्रेन कितना लगा है, उससे उसकी इंटरनल प्रॉपर्टी चेंज होती है क्या? नहीं चेंज होती है ना। तो इसलिए हमारी ये प्रॉपर्टी है सॉलिड की, जो किसी चीज़ पर डिपेंड नहीं करती, उसकी पर्सनल, उसकी खुद की प्रॉपर्टी है, कैरेक्टरिस्टिक्स होती है। ओके, तो ये चीज़ हो गया। अब इसमें एक चीज़ जो समझने वाली है, जो हम लोग आगे भी पढ़ेंगे, कि अगर मैं ग्राफ प्लॉट करूँ ना, ये हो गया हमारा स्ट्रेस और ये हो गया स्ट्रेन, ठीक है। तो मैंने अभी बताया एक दूसरे के क्या होते हैं? प्रोपोर्शनल होते हैं। क्या हमेशा प्रोपोर्शनल होते हैं? नहीं, एक लिमिट तक, इस लिमिट तक प्रोपोर्शनल हो गए, उसके बाद में आगे इसका ग्राफ चेंज हो जाता है। कितना चेंज होता है, कैसे चेंज होता है, वो हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं, हमारे पास ये टॉपिक है। लेकिन एक लिमिट तक ही कांस्टेंट रहता है, एक लिमिट तक स्ट्रेट लाइन रहता है। स्ट्रेट लाइन मतलब कांस्टेंट, एक दूसरे के प्रोपोर्शनल है, एक लिमिट तक रहता है, उसके बाद नहीं रहता है। तो ये होता है लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, कि इस लिमिट तक प्रोपोर्शनल रहता है, उसके बाद में चीज़ें चेंज हो जाती है। कैसे, कितना चेंज होती है, वो हम लोग आगे वाले जो टॉपिक्स है उसमें पढ़ने वाले हैं। लेकिन ये ऑफ कोर्स स्ट्रेस इज प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, बट अप टू एन लिमिट, एक लिमिट होती है, अप टू एन एक्सटेंट, एक एक्सटेंट तक लिमिट रहता है, एक एक्सटेंट तक प्रोपोर्शनल रहता है, उसके बाद में उसका जो ग्राफ है वो चेंज हो जाता है, वो हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं। तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। इट इज़ नॉट कि पूरे थ्रू आउट द जो जर्नी है उसमें ये प्रोपोर्शनल रहने वाला, नहीं, अप टू एन लिमिट। उस लिमिट को हम लोग क्या बोलते हैं? लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, ठीक है। तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। तो हमने स्ट्रेस पढ़ लिया, हमने स्ट्रेन पढ़ लिया, हमने मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी कांस्टेंट भी डिफाइन कर लिया कि कैसे आने वाला है। अब इसी के आगे हम लोग पढ़ने वाले हैं कि जो इलास्टिसिटी कांस्टेंट है ना, वो भी 3 टाइप का होता है। सबसे पहला जो होता है उसको हम लोग बोलते हैं यंग मॉडुलस। यंग मॉडुलस, यंग मॉडुलस का मतलब हमें पता है, इसको हम लोग y से डिफाइन करेंगे। और ये क्या हो जाएगा यंग मॉडुलस? लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस अपॉन लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। हमें पता है कि जो कांस्टेंट है, मॉडुलस कांस्टेंट है, ये क्या होता है? स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन होता है, ठीक है। ये चीज़ तो क्लियर है। लेकिन इसके 3 वेरिएबल है। फर्स्ट है यंग मॉडुलस। तो यंग मॉडुलस में जो स्ट्रेस और स्ट्रेन का टाइम है ना, वो क्या होगा? टाइप होगा, क्या होगा? लॉन्गिट्यूडनल होगा। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं? लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस क्या था? एफ अपॉन ए, और स्ट्रेन क्या था? डेल्टा एल अपॉन एल। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? एफ और ये हो जाएगा एल, ए इंटू डेल्टा एल। ये हमारे पास रिलेशन आ जाएगा, ठीक है। इसके आगे हम लोग इसमें न्यूमेरिकल्स वगैरह की तो बात करेंगे। सिंपल फॉर्मूला हमारे पास ये होता है, अलोंग द लेंथ वाला स्ट्रेस और अलोंग द लेंथ वाला स्ट्रेन। दूसरा आता है हमारे पास, क्या लेना है? ले लो, बल्क मॉडुलस। बल्क मॉडुलस क्या होता है? जो हमने वॉल्यूम वाले केसेस पढ़े ना, सेम वही चीज़ होता है। इसको हम लोग बी से डिफाइन करेंगे, और ये कितना हो जाएगा? वॉल्यूम स्ट्रेस अपॉन वॉल्यूम स्ट्रेन। चलो, एक चीज़ मैं आपको बताना भूल गई थी, वो चीज़ मैं यहाँ पे आपको बता भी दूंगी कि देखो यहाँ पे जो वॉल्यूम स्ट्रेस है ना, उसको हम लोग क्या लिखते हैं? फोर्स अपॉन ए यूनिट एरिया, और वॉल्यूम स्ट्रेन यानी डेल्टा वी अपॉन वी। एक चीज़ आप हमेशा याद रखना, ये चीज़ मुझे स्ट्रेन वाले केस में बता देनी चाहिए, कि जब भी हम लोग कोई लिक्विड है, उसके अंदर हमारे पास कोई बॉडी है, ठीक है, उस पर जब फोर्स लगता है ना चारों तरफ से, तो हमेशा ऐसा होता है कि उसका वॉल्यूम कम ही होगा। आप खुद देखो, इसमें चारों तरफ से फोर्स लग रहा है, इसमें ऐसा कोई चांस नहीं है कि वो फोर्स, जो ये वॉल्यूम है, वो बढ़ रहा है। इट विल ऑलवेज रिड्यूस द डायमेंशन, हमेशा डायमेंशन जो है वो रिड्यूस होगा, कम होगा। इसकी वजह से ना हमेशा डेल्टा वी माइनस का लगता है, बिकॉज माइनस साइन मतलब कम हो रहा है, कंप्रेसिव है। तो इसीलिए हमेशा ना हम यहाँ पे नेगेटिव साइन यूज़ करते हैं। मोर एक्यूरेट फॉर्म में आप नहीं लगा रहे कोई बात नहीं, लेकिन मोर एक्यूरेट है कि आपको नेगेटिव साइन लगाना चाहिए। ये चीज़ स्ट्रेन में मुझे बता देनी चाहिए थी, मैं भूल गई।
तो ये चीज़ आप याद रखना, जब भी हम लोग बल्क मॉड्यूलस की वॉल्यूम स्ट्रेस या वॉल्यूम स्ट्रेन की बात करें, वॉल्यूम स्ट्रेन की बात करें, तो उस केस में क्या होने वाला है, जो वॉल्यूम है वो रिड्यूस होता है उसका डायमेंशन, इसकी वजह से हम लोग वहाँ पे नेगेटिव साइन यूज़ करते हैं, तो हम लोग वही लेके चलते हैं। अब आपको पता है कि हमने पढ़ा था कि जब वॉल्यूम स्ट्रेस की बात करें ना, दैट इज प्रेशर ना, प्रेशर ही होता है, तो हो जाएगा नेगेटिव साइन प्रेशर अपॉन डेल्टा वी और बी, ये हो गया हमारा बल्क मॉड्यूलस। एफ अपॉन ए को पी लिख दिया और डेल्टा वी अपॉन ये नेगेटिव साइन में आने वाला है, ठीक है, तो ये हो गया हमारा बल्क मॉड्यूलस। उसी टाइप से थर्ड जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो क्या हो जाएगा, शियर मॉड्यूलस। तो ये इसका क्या सिंबल होने वाला है, लेते जी, इसके अंदर क्या हो जाएगा, सेम शियर स्ट्रेस अपॉन शियर स्ट्रेन, कोई प्रॉब्लम नहीं है, जी इक्वल्स टू एफ अपॉन ए और डेल्टा एल अपॉन एल था, या फिर आप क्या लिख सकते हो, एफ अपॉन ए और अपॉन में थीटा, हमने पढ़ा है ना थीटा, दोनों में से जो आपको सही लगता है, एफ अपॉन ए थीटा, ये हो गया हमारा शियर मॉड्यूलस। तो हमने अभी क्या पढ़ा, मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी, मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी विच इज ई, इसके 3 टाइप पढ़े हैं, तीनों टाइप में से फर्स्ट टाइप है यंग मॉड्यूलस, फिर है बल्क मॉड्यूलस और शियर मॉड्यूलस। यंग मॉड्यूलस जो हमने लॉन्गिट्यूडनल वाले केसेस पढ़े थे ना, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस अपन लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन हो जाएगा। बल्क मॉड्यूलस वॉल्यूम वाले केस को लेता है, रिप्रेजेंट करता है, वॉल्यूम स्ट्रेस अपन वॉल्यूम स्ट्रेन, नेगेटिव होगा बिकॉज चेंज इन वॉल्यूम इज ऑलवेज नेगेटिव। थर्ड इज शेयर मॉड्यूलस विच इज शेयर स्ट्रेस अपन शेयर स्ट्रेन, और ये फॉर्मूला अगर थीटा की फॉर्म में लिखना है या फिर नॉर्मल लेंथ की फॉर्म में लिखना है, कैसे भी लिख सकते हो। तो ये हो गया हमारे तीनों के तीनों टाइप। अब इसमें एक इम्पॉर्टेंट रिलेशन जो मुझे इम्पॉर्टेंट लगता है वो मैं आपको बता देती हूँ। एक चीज़ है कि जो ये इलास्टिसिटी कांस्टेंट है, मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी है ना, जैसे जैसे टेम्परेचर को बढ़ाते हैं ना वैसे वैसे ये बढ़ता है। क्यों बढ़ता है, देखो ये इसलिए बढ़ता है क्योंकि अगर मैं बात करूँ टेम्परेचर बढ़ाऊंगी ना तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज जो होते हैं ना थोड़े से वीक हो जाते हैं, ठीक है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज थोड़े से वीक हो जाते हैं, तो वहाँ पे उन बॉडीज़ को जो डिफॉर्म करना है ना, वो फोर्स की जो वैल्यू ना थोड़ी कम लगती है, थोड़े से कम फोर्स में हम लोग पहले जितना ही डिफॉर्मेशन ला सकते हैं। तो उसकी वजह से टेम्परेचर जब बढ़ता है ना, ये जो मॉड्यूलस है, यंग मॉड्यूलस बोल दो या फिर नॉर्मल इन जनरल इलास्टिसिटी कांस्टेंट या फिर मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी विच इज ई, ये बढ़ता है टेम्परेचर के बढ़ाने पर। उसी टाइप से अगर हम लोग किसी टाइप की इम्प्योरिटीज़ ऐड कर देना, सॉलिड के अंदर हमने कोई इम्प्योरिटीज़ पढ़ी, अभी तक आपने सेमीकंडक्टर्स नहीं पढ़ा इसलिए आपको पता नहीं है, लेकिन अगर हमने किसी टाइप की इम्प्योरिटीज़ ऐड कर दी सॉलिड के अंदर तो उस केस में भी उसका मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी विच इज़ ई कॉन्स्टेंटली इंक्रीज होता है। ये कुछ इसकी बेसिक प्रॉपर्टीज़ है। अभी देखो हमने यंग मॉड्यूलस का रिलेशन पढ़ा था, y इक्वल्स टू एफ अपॉन ए डेल्टा एल अपॉन एल। तो क्या मैं इससे f की वैल्यू निकाल सकती हूँ, यस, क्या हो जाएगा y a डेल्टा एल अपॉन एल, ये रिलेशन आ जाएगा। अब देखो इस पर क्वेश्चन किस टाइप का बनेगा वो तो हम लोग 2-3 क्वेश्चन करेंगे, लेकिन एक रिलेशन है कि हमें क्वेश्चन में पूछा है फोर्स ना, हमें फोर्स दिया है, हमने 2 केसेस दिए और वहाँ हमें रिलेशन पूछे रेडियस, या तो पूछे रेडियस में, ठीक है, या पूछे लेंथ में, बाकी हमें कुछ भी वैल्यू नहीं दे रखी, तो कैसे निकालना पड़ेगा। तो हम लोग इसको 2 केसेस ले सकते हैं। सबसे पहले हम लोग रेडियस की बात करते हैं, तो देखो फॉर्मूला क्या है, वाई ए डेल्टा एल अपॉन एल। आप दोनों साइड को ए से डिवाइड और ए से मल्टीप्लाई कर, हम लोग क्यों करें आपको पता पड़ जाएगा। तो देखो ये क्या हो जाएगा, एफ ए स्क्वायर हो जाएगा डेल्टा एल और एल इंटू ए यानी एरिया इंटू लेंथ, क्या होता है वॉल्यूम होता है ना, ये अपॉन हो जाएगा वॉल्यूम। अब आप देखो, अब हमें क्वेश्चन में जो रिलेशन पूछा है ना, देखो क्वेश्चन में हमें पूछा है फॉर एग्जांपल हम लोग ऐसे चल रहे हैं, यहाँ पे फोर्स लगा, लॉन्गिट्यूडनल की बात कर रहा है तो इसी डायरेक्शन में लगेगा, तो पाइप की जो एरिया है ना, ये वाला एरिया, इस एरिया पे हम लोग फोर्स लगा रहे हैं, तो ये क्या होगा, पाई आर स्क्वायर नहीं होगा। हम लोगों ने बात करी थी कि जब भी हम लोग यहाँ पे एरिया की बात करेंगे ना, दैट विल बी क्रॉस सेक्शनल एरिया, हमें पूरी की पूरे सिलेंड्रिकल शेप का या कोई भी शेप हो उसका एरिया नहीं लेना है, जिस एरिया पे जहाँ पे फोर्स लग रहा है, ये जो फोर्स लगता है ना इस हिसाब से डिस्क फॉर्मेट होता है ना, उसके ऊपर फोर्स लगता है, तो विच विल बी पाई आर स्क्वायर। तो हम लोग लिखेंगे एफ और ये हो जाएगा पाई स्क्वायर आर 4 डेल्टा एल अपॉन वी। अब यहाँ पे हमें रेडियस के लिए पूछा है कि लेंथ पे और फोर्स में क्या रिलेशन होगा, बाकी चीज़ें छोड़ दो, तो यहाँ पे v कांस्टेंट हो जाएगा, डेल्टा एल कांस्टेंट हो जाएगा, ये तो कांस्टेंट है ये, तो हमारे पास क्या आएगा, f इज प्रोपोर्शनल टू r टू द पावर
4, ये रिलेशन आ जाएगा। तो बेसिकली जब यंग मॉड्यूलस वाले केस में आपको रिलेशन पूछे फोर्स और रेडियस के अंदर, तो हमारे पास ये रिलेशन आने वाला है। उसी टाइप से यहाँ पे हम लोग बात करें, ये हो जाएगा लेंथ के लिए। तो देखो F इक्वल्स टू वाई ए डेल्टा एल अपॉन एल, ये रिलेशन है। अब यहाँ पे आप दोनों साइड L से मल्टीप्लाई कर दो, क्या हो जाएगा? बिकॉज हम लोग क्यों मल्टीप्लाई करें, हमें यहाँ पे वॉल्यूम वाली टर्म लानी है ताकि एक चीज़ जो है ना वॉल्यूम कांस्टेंट हो जाए। देखो यंग मॉड्यूलस के अंदर हमें वॉल्यूम को कांस्टेंट कर देंगे तो या तो हमें A का रिलेशन मिलेगा या फिर हमें L का रिलेशन मिलेगा। यहाँ पे A का मिला था जिसको हमने R की फॉर्म में लिख दिया, यहाँ पे L का मिलेगा। क्यों मिलेगा? बिकॉज हम लोग इस ऊपर वाले A को वॉल्यूम में चेंज कर रहे हैं। तो क्या हो जाएगा? A इंटू एल वॉल्यूम हो जाएगा, डेल्टा एल हो जाएगा और ये L स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो y कांस्टेंट, v कांस्टेंट, डेल्टा एल कांस्टेंट, तो f इज प्रोपोर्शनल टू व्हाट? 1 अपॉन एल स्क्वायर। तो यहाँ पे हमारे पास ये रिलेशन आ जाएगा। ओके, तो ये हमने दोनों रिलेशन पढ़ लिया। इंपॉर्टेंट है न्यूमेरिकल में या फिर कोई भी स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन में डायरेक्टली पूछ सकते हैं। f इज प्रोपोर्शनल टू r टू द पावर 1 2 3 4। तो आपको ये चीज़ें पता होनी चाहिए कि कैसे r की फॉर्म में चेंज करना है और कैसे लेंथ की फॉर्म में चेंज करना है फोर्स का रिलेशन। ओके, तो आई गेस यहाँ तक आज का रखते हैं। हमने जो भी थ्योरी वाला पार्ट है ना वो ऑलमोस्ट कंप्लीट कर दिया। चैप्टर बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है, ट्राई करेंगे कि अगले वीडियो में ही कंप्लीट हो जाए। और अगर हम लोग न्यूमेरिकल्स वाला पार्ट थोड़ा सा लेके चलते तो 1 से 2 वीडियो और लग जाएगा, मतलब 3 वीडियो में मैक्स टू मैक्स ये कंप्लीट होने वाला है चैप्टर। तो कल विल ट्राई कि सारा थ्योरी वाला पार्ट कंप्लीट कर ले एंड जो 3rd वीडियो होगा उसमें हम लोग सिर्फ और सिर्फ न्यूमेरिकल्स की बात करेंगे। ठीक है, तो यहाँ तक जो भी पढ़ा है उसमें कोई प्रॉब्लम आती है डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि हमें इस चीज़ में, इस जगह में प्रॉब्लम आ रही है। मैंने ट्राई करा है कि सिंपल से सिंपल लैंग्वेज में आपको ये कॉन्सेप्ट समझा सकूँ, अपनी खुद की लैंग्वेज में, बुक्स की लैंग्वेज में नहीं। लेकिन फिर भी हो सकता है, होता भी होगा कि नहीं समझ में आया, तो मुझे बताना। एंड ठीक है, चलो आज के वीडियो के लिए काफ़ी हो गया। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक की बात करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, बाय, टेक केयर।